पापा प्लीज़ मान जाए ना। अलीज़े ने इल्तिजाई अंदाज में दहाई दी थी। देखो बेटा, मैं इन लोगों को इजाज़त दे दी है, क्या ये काफ़ी नहीं है? वकार अफंदी काफ़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। तो फिर मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे रहे आप? बस तुम्हारे लिए कोई इजाज़त नहीं है, तुम घर में ही ठीक हो। वो दो टोक लहजे में बोले। क्यों मेरे लिए इजाज़त क्यों नहीं है? मैं भी घर से निकलना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, सब लड़कियों की तरह इंजॉय करना चाहती हूँ, प्लीज़। पहली बार ऐसा हुआ था कि अलीज़े किसी चीज़ पर ज़िद कर रही थी और वकार अफंदी मान नहीं रहे थे। हालांकि अलीज़े के एक बार कहने पे उन्होंने सबको जाने की इजाज़त दे दी थी सवाए अलीज़े के। देखो बेटा, तुम इतना तवील सफ़र करोगी तो थक जाओगी, दूसरे वहाँ का मौसम भी तुम्हें सूट नहीं करेगा, और सबसे अहम बात कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। जब तक तुम घर से बाहर रहोगी मुझे बेचैनी होती रहेगी। मरी के पहाड़, खाई और दुश्वार तरीन रास्ते, उफ तोबा, मैं तुम्हें वहाँ भेजने का कभी सोच भी नहीं सकता, हरगिज़ नहीं। वो सख्ती से कहते हुए नफ़ी में गर्दन हिला रहे थे। अलीज़े ने रूहान से अंदाज में आजिर के सिम देखा। वो खामोशी और दिलचस्पी से दोनों बाप बेटी की बहस तकरार सुन रहा था, लेकिन अलीज़े की गोल्डन ब्राउन कांच सी आंखों में तैरते शफाफ पानियों को देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। वो फौरन सीधा हो बैठा। देखिए डैड, अगर अलीज़े नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, आजिर ने एकदम से फैसला सुनाया। ये क्या कह रहे हो तुम? वकार अफंदी आजिर को अलीज़े के हक में बोलते देखकर खुफकी से गोया हुए। तो और क्या कहूँ, हम सब चले गए तो वो अकेली पीछे क्या करेगी? आजिर की बात पे अलीज़े को ढारस बंध गई थी कि चलो कोई तो है मेरा साथ देने के लिए। तो ये वहाँ जाकर भला क्या करेगी? वो हनूस खुफकी से पूछ रहे थे। नए लोग, नए शहर, नई जगह देखेगी, घूमे फिरेगी, बाकी सब की तरह एंजॉय करेगी, और भला क्या करना है उसने? आजिर ने उसकी भरपूर हमायत की थी। लेकिन आसिर, तुम जानते हो कि डोंट वरी डैड, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना साथ। उसकी जिम्मेदारी आप मुझे सौंपते, जैसे लेकर जाऊंगा वैसे ही लेकर भी आऊँगा। ये सब आपकी ही अलीज़े नहीं है, ये सिर्फ आपकी अलीज़े नहीं है, हमारी भी है। जितनी फिक्र आपको होती है उतनी हमें भी होती है, इसीलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं अलीज़े को आज भी नहीं आने दूंगा। आजिर ने वकार अफंदी को कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। वो चुप से हो गए थे और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी आसिया अफंदी अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ उतारते हुए उन लोगों के सिर देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वकार अफंदी अभी भी इजाज़त देने से पहले तजब्ज़ुब का शिकार थे, जबकि आजिर उन्हें इजाज़त तलब नज़रों से देख रहा था। डैड, क्या ख्याल है आपका? उसने उन्हें सोचों से निकाला। आसिया अफंदी और अलीज़े मुस्कुराहट दबा की थी। ठीक है, ये भी जा सकती है, लेकिन क्या? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा, अभी तुम लोग जाकर आराम करो, वो सर झटकते हुए बोले थे। ठीक है डैड, थैंक यू सो मच। आसिर फ़ौरन सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही अलीज़े भी खड़ी हो गई। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। वो उन दोनों से मिलकर आजिर के साथ ही बाहर निकल आई थी, और जैसे ही वो दोनों वापस ड्राइंग रूम पहुंचे वहाँ एकदम एक हलचल सी मच गई थी। सबका जोश अरूज पर था। वो बड़े बड़े सुर्ख रंगले पायों वाली मजबूत नवाड़ी चारपाई पे ऊंधे मुंह लेटा काफ़ी गहरी नींद सो रहा था, जब बाहर क्वार्टर के दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक हुई। और नींद गहरी होने की वजह से पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है और ये दस्तक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन चंद सेकंड नींद से बेदार होते ज़हन पे जोर डाल के सोचा तो अदराक हुआ कि वो बड़ी हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में महवे ख्वाब है। और जैसे उसका जहन और हिसाब ठिकाने पे आए तो उसे फ़ौरन ही अपनी कोताही का एहसास हो गया था कि वो ड्यूटी से लेट हो चुका है। जभी तो वो एकदम तड़प के उठ बैठा था। अध खुली खिड़की और दरवाजे के नीचे से रोशनी अपना रास्ता बनाए अंदर चली आ रही थी, जिसका मतलब था कि बाहर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिस पे मंसूर हुसैन को पूरा यकीन था कि मुबारिक खान उसकी क्लास लेने के लिए आया है और इस तरह धड़ाधड़ दरवाज़ा बजा रहा है। लिहाजा मंसूर हुसैन ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बाहर निकलने के लिए क्वार्टर का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मुबारिक खान के बजाय शहजादी अलीज़े की खात्मा को देखकर उसके वापस मुड़ते कदम थम गए। अस्सलाम वालेकुम, रज्जो ने बड़ी तमीज़ से सलाम किया था। वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या पैगाम लाई हैं आप? मंसूर हुसैन ने काफ़ी ठहरे हुए पुरसकून लहजे में दरियाफ्त किया था। अंदर आ जाऊँ? रज्जो उसके क्वार्टर के दरवाजे से बाहर खड़ी अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। नहीं। क्यों मंसूर हुसैन, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मैं तुम्हें अंदर बुलाकर मशकूक नहीं होना चाहता, इसलिए जिस काम से आई है वो काम बताओ। हुसैन के अंदाज में कोई लचक और कोई नरमी नहीं थी। रज्जो को तो वो उस अक्खड़ से अंदाज में भी दिल को लग रहा था। तुम्हारे माथे पे बल सजते हैं, शायद इसीलिए माथे पे बल डाल के बात करते हो। वो फिर भी उसे पास नहीं आई थी। मतलब की बात करो बीबी, क्यों आई हो? मतलब की बात ही तो कर रही हूँ मंसूर हुसैन, पर तुम आंखें नहीं मिला रहे। रज्जो जैसे नाराज़गी से बोली थी।
देखो बीबी, मैं यहाँ नौकरी करने को आया हूँ, किसी से आंखें मिलाने नहीं। मैं बंदा बड़ा खरा हूँ। या तो काम की बात करो या काम की बात सुनता हूँ। फजूल में वक्त ज़ाया नहीं करता, इसलिए बेहतर यही है कि काम की बात करो। क्यों आई हो यहाँ? किसने भेजा है? उसने एक बार फिर इस्तफसार किया था, लेकिन रज्जो सदमी किसी कैफियत में खड़ी उसका मुंह देख रही थी। कितना रूखा, कितना कठोर और कितना बेमुरवत साबित हुआ था वो। और एक वो थी जो इतने दिनों से उसे देखकर ही खुश और फिदा हो रही थी। अल्लाह हाफिज़, मंसूर हुसैन ने फैसला कुन अंदाज में कहते हुए कंधे उचकाए और दरवाज़ा बंद कर डाला था। बाहिर जो कि तू खड़ी रहेगी, लेकिन बंद दरवाजे को देखकर उसे दोबारा कुछ याद आया तो दरवाजे पे एक बार फिर दस्तक दे डाली, लेकिन मंसूर हुसैन ने दरवाज़ा खोलने की जहमत नहीं की। तुम्हें बड़े साहब ने बुलाया मंसूर हुसैन, उनकी बात सुनो जाकर। रज्जो ने मजबूरन बाहर से ही आवाज़ देकर पैगाम दिया था। क्यों बुलाया है? अब की बार उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया था। वो कंधे पे तौलिया रखे हुए था, यकीनन नहाने के लिए बाथरूम की सिम जा रहा था। उन्हीं से जाकर पूछ लो। हाँ, ये भी ठीक है, उसने पुरसोच से अंदाज में कहते हुए सर हिलाया। 10 मिनट बाद वो तैयार होकर सीधा वकार अफंदी की खिदमत में हाजिर हुआ था। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मंसूर हुसैन कैसे हो? वो अलीज़े का मुलाजिम था, इसलिए वकार अफंदी उसे एक अलग प्रोटोकॉल देते थे। अल्लाह का करम है साहब, वो शुक्रगुजारी से बोला। कोई परेशानी, कोई तंगी तो नहीं है ना यहाँ? नहीं साहब, सब ठीक चल रहा है। किसी चीज़ पे कोई एतराज़ या परेशानी हो तो बता देना। जी ज़रूर। गाड़ी सर्विस करवाई तुमने? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं करवाई। 1-2 बार मुबारिक खान और आरिफ वगैरह के साथ मिलकर खुद ही गाड़ी को चमका लिया। जो काम जिसका हो उससे ही अच्छा लगता है। नई गाड़ी है, उसे प्रॉपर तरीके से सर्विस करवाना चाहिए था तुम्हें। आप कहते हैं तो आज ही करवा लेता हूँ। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है कि तुम आज का दिन तमाम ज़रूरी काम निपटा लो, कल तो तुम लोगों ने निकलना होगा। वकार अफंदी काफ़ी आराम और सुकून से बात कर रहे थे, लेकिन मंसूर हुसैन उनकी बात पे बुरी तरह चौंक गया था। आज के दिन काम निपटा लूँ, क्या मतलब है आपका? अरे भाई, मेरा मतलब है कि कल जाना है आप लोगों ने। कहाँ जाना है? मरी और इस्लामाबाद। क्यों साहब, खैरियत? मंसूर हुसैन, तुम भी शायद पागल ही हो। मरी और इस्लामाबाद लोग क्यों जाते हैं भला? हनीमून मनाने। मंसूर हुसैन का बर्जस्ता जवाब आया था, जिसपे वकार अफंदी भी सटपटा गए थे। तब मंसूर हुसैन को भी एहसास हो गया कि वो बेसाख्तगी में काफ़ी गलत बात कह गया है। मेरा मतलब है कि लोग तो हनीमून बनाने भी जाते हैं, पिकनिक मनाने भी जाते हैं, और वो इंग्लिश का क्या लफ्ज़ है? हाँ, वो क्या कहते हैं कि हॉलीडेज़ भी मनाने जाते हैं। मंसूर हुसैन ने फ़ौरन बात संभाली थी, तभी वकार अफंदी भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। हाँ, ये सब भी हॉलीडेज़ मनाने जा रहे हैं। मैंने तो अलीज़े को मना किया था, लेकिन वो ज़िद कर रही थी, इसलिए मजबूरन उसे भी भेज रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पे। उन्होंने मंसूर हुसैन की सिमत इशारा किया। मेरी जिम्मेदारी पे? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी पे। तुम्हें उसकी हिफाजत करना होगी, उसके आसपास कड़ी नज़र रखोगे और उसके आसपास ही रहोगे। जो भी नोटिस करोगे फ़ौरन बता देना। ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम बन जाए तो तुम असला भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिवॉल्वर तो पहले ही तुम्हारे पास है, ये गोलियां भी रख लो। इसमें कुछ और सामान भी है, एहतियात से रखना। वकार अफंदी एक छोटा सा बैग उसकी सिमत बढ़ा रहे थे। लेकिन साहब, गाड़ी में ये सब कैसे जा सकता है? कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो। अलीज़े की गाड़ी को किसी भी चेक पोस्ट पे नहीं रोका जाएगा, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। और वैसे भी तुम्हारे पास लाइसेंस भी तो है ना, तुम कौन सा कोई गैर कानूनी चीज़ लेकर जा रहे हो? ये सब तो अलीज़े की हिफाजत के लिए है। तुम्हारा रिवॉल्वर 24 घंटे लोडेड होना चाहिए। इस मामले में ज़रा सी कोताही भी माफ़ नहीं होगी। वकार अफंदी उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी और मंसूर हुसैन हर बात पर सर हिला रहा था। अभी तुम गाड़ी सर्विस करवा के आओ, बाकी बातें तुम्हें बाद में समझाता हूँ। उन्होंने मंसूर हुसैन को जाने का इशारा किया, जिस पे वो फ़ौरन खड़ा हो गया। जी बेहतर, गुड, अब तुम जा सकते हो। मेहरबानी साहब, वो कह के पलट गया। और सुनो जी, किसी को ये पता ना चले कि तुम असले से लोडेड हो। खुद अलीज़े को भी पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने उसे ताकीद की थी। जैसे आपका हुक्म। ओके, जा सकते हो तुम। उन्होंने कहकर अखबार उठा लिया था और मंसूर हुसैन उस मर्दान खाने से निकल आया था। लेकिन वो उन लोगों के उस अचानक प्रोग्राम पे सख्त कोफ्त और बेजारियत का शिकार हुआ था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि इतने तवील सफ़र, मुसलसल खामोशी और इतने घंटे लगातार ड्राइविंग से क्या हाल होकर उसी हाल को सोचते हुए उसका मूड ऑफ हो गया था। कहाँ जा रहे हो मंसूर हुसैन? गाड़ी सर्विस करवाने। ओह अच्छा, अलीज़े बीबी ने मरी जाना है ना, इसलिए। मुबारिक खान को शायद पहले से पता था, इसलिए मंसूर हुसैन के बताने से पहले ही बोल पड़ा। जी हाँ, मरी जाना है, इसलिए। उसका मूड ऑफ था, इसीलिए कोफज़दा से अंदाज में बोला। क्या बात है यार, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब हो रहा है? मुबारिक खान ने दिलचस्पी से पूछा था। यार तुम खुद सोचो, इतना तवील सफ़र, इतनी थकावट और हासिल वसूल कुछ भी नहीं, ऐसे में मूड तो ख़राब होगा ही। मंसूर हुसैन के चेहरे पे हल्के गुस्से का असर था। मुबारिक खान गहरी नज़रों से देख रहा था उसे।
हासिल वसूल क्यों नहीं है? इस काम के, इस नौकरी के पैसे नहीं लेते तुम? माहाना तनख्वाह लेते हो, आखिर किस लिए? इस काम के लिए ना। तो फिर ये बेजारी और गुस्सा क्यों है? कौन सा मुफ्त में काम करे? अगर ये ड्राइविंग इतना ही मुश्किल काम है तो नौकरी छोड़ दो, कहीं और नौकरी कर लो, किसी बैंक या किसी ऑफिस में। मुबारिक खान की ड्यूटी थी कि वो घर के ज़रूरी कामों के अलावा तमाम मुलाजमों पर नज़र रखे और उन्हें हदायत से नवाजता रहे। जब आज मंसूर हुसैन का मूड देखकर भी वो चुप नहीं रह सका था। बेशक मंसूर हुसैन के साथ उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन असूल फिर भी असूल थे। वो ज़ात का पठान था, हक बात कहने से पास नहीं आ सकता था। जबकि मंसूर हुसैन उसकी शक्ल देख रहा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मुबारिक खान ने इतने सख्त लहजे में उसे खरी खरी सुनाई है। मैं तो मजाक कर रहा था मुबारिक खान, वरना मैं भी जानता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है। अलीज़े बीबी जहाँ भी जाए मुझे उनके साथ जाना होगा। मंसूर हुसैन अफसोस से कह रहा था। उसे मुबारिक खान की बात पे दुख हुआ था, कितनी जल्दी डांट दिया था उसने। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। मुबारिक खान का अंदाज अब भी नब्बा तलासा था। बहुत अच्छा किया तुमने, उसने सर हिलाया। ठीक है तुम जाओ, अब काम करो अपना, मुबारिक खान कह के अंदर चला गया था और मंसूर हुसैन बेदिली से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे खुद ब खुद ही रज्जो का ख्याल आ गया था। सुबह उठते ही खुद उसने भी तो रज्जो के साथ ऐसे ही रवैया अपनाया था। उस बेचारी को भी तो इतना ही अफसोस और दुख हुआ होगा। अल्लाह ने चंद मिनटों में उसका बदला ले लिया था और मंसूर हुसैन को फ़ौरन ही एहसास हो गया था कि जैसा सलूक हम किसी के साथ करते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लिहाजा उसने आइंदा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग ली थी। भाई प्लीज़ जल्दी उठें, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है। अदील दिन भर का थका हारा छत पे चारपाई डाले काफ़ी गहरी नींद सो रहा था जब अचानक एमन ने आकर उसे झिंझोड़ के जगा दिया। अब्बा जी की तबीयत क्या हुआ है उन्हें? अदील भी उस अचानक अवतार पे घबरा गया था। उनके सीने में बहुत शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ में है वो। एमन की आवाज़ भरा गई थी और अदील एकदम चादर परे फेंक कर उठ खड़ा हुआ। अपने चप्पल पहनकर तेज़ तेज़ कदम उठाता वो 5 सेकंड में सीढ़ियाँ उतर आया था। अम्मी क्या हुआ है अब्बा जी को? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक ठाक सो रहे थे, मेरी भी आंख लगी थी, लेकिन जैसे ही करवट बदली तो इनकी तरफ नज़र उठ गई। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तकलीफ में हैं और कराह रहे हैं। उठकर पता किया तो अपने सीने की तरफ इशारा करें कि सीने में दर्द है। अब तो इनसे कराहना भी मुश्किल हो गया है। अम्मी भी अब्बा जी को तकलीफ में देखकर रो रही थी। मरियम और ईमान अब्बा जी के करीब झुकी उनका सीना सहला रही थी, लेकिन उनके चेहरे पे तकलीफ के आसार कम नहीं हो रहे थे बल्कि और बढ़ रहे थे। आप हौसला रखें, मैं भी टैक्सी लेकर आता हूँ। आप हौसला रखें, मैं भी टैक्सी लेकर आता हूँ, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। अदील उजलत से कहता उल्टे पाँव बाहर निकल गया था। रात के 2 बजे का वक्त था। गलियों में होने वाली चहल पहल और शोर हंगामा मानीत पड़ चुका था। लोग अब अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। अदील अपनी गली से तकरीबन भागता हुआ मेन रोड तक आया था। मेन रोड रोशनियों से भरा पड़ा था। बेफिक्रे लोग मौज मस्ती में मगन थे। ऐसे में वो अकेला फिक्रमंद सा टैक्सी की तलाश में मुसलसल इधर उधर देख रहा था। टैक्सी, उसने एक टैक्सी को करीब आते देखा तो फौरन सामने आ गया था। टैक्सी ड्राइवर ने बामुश्किल ब्रेक लगाए थे। देखिए भाई साहब, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है प्लीज़। अदील देख चुका था कि टैक्सी में पहले से 2 सवारियां मौजूद हैं, फिर भी इल्तजा कर डाली। माजरत चाहता हूँ साहब, मैंने ये सवारियाँ एयरपोर्ट छोड़नी है, इनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने इनकार कर दिया। देखिए किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज़ कुछ ख्याल करें। अदील रूहान सा हो गया। देखो साहब, खामखा गले मत पड़ जाओ किसी और टैक्सी वाले से को। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा ली। अदील उछल के पीछे हुआ, वरना यकीनन फुटपाथ पे जा गिरता। टैक्सी, अचानक एक और टैक्सी उसके सामने से गुजरी थी, लेकिन उसने भी अदील की आवाज़ नहीं सुनी। ऑटो, अब की बार उसे सड़क की दूसरी जानिब एक रक्षा दिखाई दिया और अदील अंधाधुंध उस रक्षे की सिम दौड़ पड़ा। हेलो भाई साहब, अस्पताल चलना है। उसने रक्षे में आड़े तेचे सोए ड्राइवर को बाजू हिलाकर मतवजे किया। वो नींद से कसमसाकर बामुश्किल सीधा हुआ। क्या बात है बाऊजी? रक्षा ड्राइवर ने अपनी टोपी सीधी करते हुए पूछा। अस्पताल जाना है, एक मरीज़ को लेकर, बहुत इमरजेंसी है प्लीज़। इस मुसीबत के आलम में तो यूँ लग रहा था जैसे शहर का शहर वीरान और सुनसान हो गया और जहाँ वक्त पड़ने पे कोई सवारी ही ना मिल रही हो। माफ़ करना बाऊजी, मेरा रक्षा तो सुबह से ख़राब है। यह कम वक्त ठीक होता तो मैं इतने आराम से यूँ ना सो रहा होता, तुम्हें ज़रूर साथ ले चलता। इस रक्षा ड्राइवर ने भी माजरत करते हुए माजूरी जाहिर की और अदील के माथे पे परेशानी से पसीना फूट पड़ा था कि न जाने घर में तकलीफ़ के मारे अब्बा जी की क्या हालत हो रही होगी और उसे यहाँ कोई टैक्सी या कोई रक्षा वगैरह ही नहीं मिल रहा। उसने बेबसी से अपने दोनों हाथ बालों में फंसा लिए और हांसे से अंदाज में ऊपर आसमान की सिम देखा था। आंखों के गोशे भीग चुके थे और दिल के गहराइयों से फरियाद निकली, या अल्लाह रहम फरमा। उसने उस मुश्किल और कड़े वक्त में अपने रब को पुकारा जो कभी भी किसी को यह मायूस नहीं करता। उसके अल्फाज भी उसके मुंह में ही थे कि उसके पीछे अचानक किसी गाड़ी के टायर चिरचिराने की आवाज़ आई और ज़ोरदार हॉर्न बजा, क्योंकि वो अपनी बेध्यानी में सड़क के बीचों बीच चल रहा था।
अदील ने गाड़ी के हॉर्न पे यकदम तड़प के अपने पीछे देखा और आंखें चंदिया गई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी सीधी उसके चेहरे पे पड़ी थी, जिसकी वजह से गाड़ी ड्राइव करने वाले को देख नहीं पाया और लपक के गाड़ी के करीब आ गया। लेकिन ड्राइविंग सीट पे विराजमान लड़की को देखकर उसकी रही सही उम्मीद भी तोड़ गई। अदील को उस लड़की से होने वाली पिछली 2 मुलाकातें बखूबी याद थी, इसलिए उससे तवक्को रखना फजूल था। जब भी वो कुछ कहने से पहले ही चुप हो गया। लगता है किसी गाड़ी के नीचे आकर मरने का बहुत शौक है तुम्हें, वो गुस्से से चबा कर बोली थी। लेकिन अदील जवाबन कुछ भी कहे बगैर कदम पीछे हटा लिए। ओ मिस्टर हीरो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अदील बड़े कर्ब से बोला था। अपने अंदर के बेबसी के गुबार को वो बमुश्किल कंट्रोल कर पाया। बहरे हो गए हो? हाँ, अंधा भी हो गया हूँ। तो फिर अंधे और बहरे होकर सड़कें क्यों छान रहे हो? कोई गाड़ी रौंद के गुजर जाएगी? वो तंजिया लहजे में बोल रही थी। इस वक्त हर गाड़ी मुझे रौंद कर ही गुजर रही है मैडम। अदील की आवाज़ दुख से लरस रही थी और शकिस्त खोरदा सा लहजा भी छुप नहीं रहा था। पहली बार मदिया ने चौंक कर देखा। वजह पूछ सकती हूँ? वजह पूछ कर क्या करेंगी? ये तो बात का मसला है ना, पहले वजह तो बताओ। मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है, वो बहुत तकलीफ में और मुझे कोई रक्षा या टैक्सी नहीं मिल रही। पिछले 15-20 मिनट से इसी सड़क पे चकरा रहा हूँ, उसने बिलाखिर कह दिया और मदिया उसकी बात पे ठटक गई थी। उसने अदील को सरतापा गहरी नज़रों से देखा। उसका हुलिया बता रहा था जैसे अभी अभी सोते से उठ कर आया हो। तुम कोई ड्रामा तो नहीं करे? मैं एक मजबूर और बेबस इंसान हूँ। इस वक्त अपने बाप की मौत के खौफ से सड़कों पे मारा मारा फिर रहा हूँ और आप जैसे अमीर और अयाश लोग अपनी गाड़ियों में गुजरते हुए ये समझ रहे हैं कि मैं कोई आवारा, कोई मवाली, शायद ड्रामे करता फिर रहा हूँ। आप लोग कभी ऐसे हालात से 2-4 हुए हो तो आपको किसी दूसरे का एहसास होना। हर चीज़ की सहूलत ने आप लोगों के अंदर बेहिसी पैदा कर दी है। 0 मीटर गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वालों को आप लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिन्हें रौंद कर गुजरने पर भी कोई परवाह नहीं होती। आपको मैंने इसलिए कहा था आपसे कि वजह मत पूछें, अगर पूछ भी लेंगी तो क्या करेंगी आप? ड्रामेबाज कहकर गुजर जाएंगी, बस। और क्या करेंगी? जाएं गुजर जाएं। जहां पूरे शहर की गाड़ियां गुजरी हैं वहां आपकी भी गाड़ी गुजर गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरे अब्बा जी की ज़िंदगी बाकी है तो कोई भी चीज़ उन्हें मौत के मुँह में नहीं धकेल सकती। अदील का सारा गुस्सा और सारा गुबार मदिया पे निकल गया और वो हैरान परेशान से उसकी सूरत देखती रह गई थी, मगर वो तलखी से सर झटक कर आगे बढ़ गया। टैक्सी। एक बार फिर वो किसी टैक्सी के पीछे भागा था, लेकिन यहाँ भला कौन सुनने वाला था। तेज़ रफ्तार टैक्सी सन्नाटे से गुजर गई और अदील शकिस्ता सा वापस घर की सिम चल पड़ा। अभी कुछ दूर आया था कि पीछे एक बार फिर हॉर्न बजा। अदील बगैर रुके चलता रहा, लेकिन अब की बार मदिया ने हॉर्न पे हाथ रख के हटाया नहीं था। अदील ने तलखी से पलट कर देखा। क्या मसला है मैडम? वो जहर से भरा हुआ था। बैठो गाड़ी में, उसने कहते हुए फ्रंट डोर खोल दिया था और अदील गाड़ी के खुले हुए दरवाजे को देखकर डानो डोल सा हो गया था। कोई और वक्त होता तो शायद मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाता, लेकिन उस वक्त वो गुस्से के बावजूद भी ऐसा नहीं कर सकता था। खामोशी से खुले हुए दरवाजे से अंदर बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने घर का रास्ता बताओ, वो संजीदगी से पूछ रही थी और अदील संजीदगी से उसे रास्ता समझाने लगा। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुकी थी और चंद मिनट बाद ही वो उसकी मतलूबा गली के नुक्कड़ पे गाड़ी खड़ी करके सीधी हुई थी। अब आप यहीं ठहरे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, अदील कहकर उजलत से नीचे उतर आया और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने घर के दरवाजे पे आ रुका। अम्मी दरवाज़ा खोलें, उसने दस्तक दी। 5 सेकंड में ही दरवाज़ा खुल गया। भाई इतनी देर लगा दी आपने? टैक्सी नहीं मिल रही थी, अभी भी किसी की गाड़ी मिली है, टैक्सी नहीं मिली, वो बताते हुए अब्बा जी की तरफ था। वो नींद बेहोशी किसी हालत में थे। अदील ने उन्हें बाजू में उठा लिया। मैं साथ चलूं? आबदा खातून आगे बढ़ी। नहीं अम्मी, घर पे कोई भी नहीं है, रात की इस पैर ये सब अकेली कैसे रहेंगी? हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं। तो फिर मैं साथ चलती हूँ, आप अकेले कहाँ कहाँ भाग दौड़ करेंगे? मरियम आबदा खातून को रुकते देख कर खुद तैयार हो गई, लेकिन मरियम, अदील ने रोकना चाहा। ठीक कह रही है मरियम, वो साथ चली जाती है। जाओ मरियम, चादर ले आओ। आबदा खातून ने इशारा किया और फिर अदील के पीछे पीछे मरियम भी निकल आई। वो ड्राइविंग सीट से पुश टिकाए बैठी उस शख्स की वापसी का इंतज़ार कर रही थी, जिसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका इंतज़ार कर रही थी। न जाने उसे क्या हुआ था कि वो बिना सोचे समझे उसके साथ चली आई, वरना इतनी नरम और हसास तो वो कभी भी नहीं थी जितनी आज साबित हुई थी। और वो अपने उस इक़दाम पे खुद भी बहुत हैरान थी, लेकिन जो भी था वो किसी को यूँ मुसीबत में छोड़ कर नहीं जा सकती थी। उस शख्स की परेशानी सुनकर वो अपना दर्द, हर का गम व गुस्सा भी भूल गई और साथ ये भी भूल गई कि उस शख्स के साथ होने वाली पहली 2 मुलाकातें कैसी गुजरी थी, जिनके बाद उस शख्स का खून पी जाने के दर पे हो जाती। उसे पूरा पूरा दिन गालियों से नवाजती रहती, बल्कि उसका बस चलता तो वो उसे यकीनन कत्ल भी कर डालती। लेकिन आज वो उसी शख्स को अपनी गाड़ी में अपने साथ अपने बराबर बिठा के लाई थी, वो भी महज उसकी मदद करने की खातिर।
वो उन्हीं सोचों में गुम चुप बैठी सामने विंड स्क्रीन की सिम देख रही थी जब वो शख्स गली से निकलकर गाड़ी की सिम ताता दिखाई दिया। मदिया उसे देखकर गाड़ी से उतर आई और गाड़ी का बैक डोर खोल दिया। थैंक यू। अदील ने उसे थैंक्स कहकर बामुश्किल नीचे झुकते हुए अब्बा जी को पिछली सीट पर लिटाया। उसके पीछे मरियम भी आ रुकी, लेकिन वो गाड़ी के करीब खड़ी मदिया को देखकर ठटक के रुकी। मरियम तुम पीछे बैठ जाओ। अदील अब्बा जी को लिटा के सीधा हुआ तो मरियम को बैठने का कहा, जो हैरान नज़रों से मदिया को देख रही थी। अलबत्ता मदिया ने उसे बड़े नॉर्मल बल्कि सरसरी से अंदाज में देखा और पीछे हट गई। चलें? अदील ने मदिया की सिम देखा। ओके। वो कंधे उचकाकर दूसरी साइड से घूमकर ड्राइविंग सीट पे आ बैठी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मरियम और अदील भी बैठ चुके थे। वो गाड़ी बैक करते हुए मेन रोड तक ले आई थी। कौन से हॉस्पिटल जाना है? मदिया ने संजीदगी से पूछा, लेकिन मरियम चौंकी थी। उस लड़की के लबो लहजे से ही लग रहा था कि वो लंदन पलट है। मरियम पिछली सीट पे बैठी हुई थी, इसीलिए मदिया उसे सिर्फ एक साइड से ही दिखाई दे रही थी। मरियम की नज़र उसकी गदास दोदिया कलाई और मखरूती हाथों पे ठहर गई। उसकी कलाई में खूबसूरत और नफीस से 2 ब्रेसलेट सजे हुए थे और नफासत से तिरछे हुए नाखूनों पे शॉकिंग पिंक कलर की नेल पॉलिश उसके दोदिया हाथों को 2 आदशा बना रही थी। उसका ऐसा जायज़ा तो अदील ने भी नहीं लिया था जैसा मरियम ले रही थी, जबकि मदिया को खबर भी नहीं थी कि पीछे बैठी लड़की इतने गौर से उसे देख रही है। बताइए ना, कहाँ जाना है आपने? कौन से अस्पताल की तरफ टर्न लूँ? म्यो अस्पताल, ये यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, अदील ने बताया और साथ ही रास्ता भी बताने लगा, जिस पे मदिया ने चौंक कर देखा था गोया वो लोग किसी प्राइवेट अस्पताल का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मदिया उस शख्स के हालात पे हैरान हो रही थी और मरियम उस लड़की पे वो इतनी परेशानी के बावजूद उस लड़की के मुताल्लिक सोच रही थी, बल्कि गाड़ी में मौजूद वो तीनों नफूस ही कुछ ना कुछ सोच रहे थे और उनकी सोचों का तसलसल मदिया के मोबाइल की रिंग ने तोड़ा। डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल की नीली लाइट्स बार बार रोशन हो रही थी। मदिया ने मोबाइल उठाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन 5 सेकंड के वक्फे से दोबारा रिंग बजने लगी। कॉल करने वाला नबील था, जो उसे दोपहर से तकरीबन 100 मरतबा कॉल कर चुका था और मदिया उसे एक ही जवाब देकर फ़ोन बंद कर देती। उस वक्त भी उसने मोबाइल ऑन करके बोलने की जहमत नहीं की थी, बल्कि उनके बोलने का इंतज़ार किया था। मदिया प्लीज़, रात बहुत हो गई है, घर वापस आ जाओ, जो भी बात कहनी है घर आकर को, प्लीज़ मेरी बात मान लो। नबील उसे नरमी से समझा रहा था। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको पहली कॉल पे ही बता दिया था, जब तक वो उस घर में है मैं नहीं आऊँगी, बस बात ख़त्म, आप उन्हें निकाल दें, मैं भी आ जाती हूँ। मदिया ने सर्द से लहजे में लापरवाही से कहा, जिस पे अदील ने ठटक कर उसके सिम देखा। कितनी सख्त थी वो लड़की, उसकी काट तो उसके नैन नकोश से ही जाहिर हो जाती। माफ़ करने वालों में से तो हरगिज़ नहीं थी, फिर भी अदील के साथ आ गई। अदील को हैरत ने छुआ था। देखो मदिया, वो बाबा है हमारे, में कैसे उनको घर से निकाल सकता हूँ? ओके, मैं तो घर से निकल चुकी हूँ ना, आप क्यों बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? दोबारा कॉल ना कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। उसने कह के कॉल बंद की और मोबाइल डैशबोर्ड पे पटक दिया। वो दोनों बहन भाई चुपचाप उसकी गुफ्तगू सुनते रह के उसने अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी एक झटके से ला के पार्क की और गाड़ी के ऑटोमेटिक लॉक खोल दिए थे। अदील तेज़ी से नीचे उतर गया और फिर आनन फानन वो लोग अपने अब्बा जी को स्ट्रेचर पे डाल के अंदर ले गए और मदिया वहीं पार्किंग में खड़ी रह गई और अपनी भाग दौड़ में अदील को उसका ख्याल ही नहीं रहा था। अपनापन ही एक बिगानेपन में है, पूरा आलम एक दीवानेपन में है। ये जो मैं तुमसे अनजान बना फिरता हूँ, सारी बात ही उसी अनजानेपन में है। अब्दुल्ला की डायरी में तहरीर शेर पढ़ते पढ़ते जरी की आंखें खुशी और बेयकीनी से चमक उठी थीं। वो अब्दुल्ला के छोटे से स्टडी रूम से निकलकर नंगे पाँव नीचे की तरफ भागी। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए ज़ोर ज़ोर से पुकारती हुई नीचे आ रही थी। या अल्लाह खैर, क्या आफत आ गई है? निगारिश घबरा कर दिल पे हाथ रखती हुई किचन से बाहर निकल आई। उसके हाथ में चमचा था। वो किचन में खाना बना रही थी और बाकायदा एप्रन भी बांध रखा था। ये शेर पढ़ा है आपने? उसने अब्दुल्ला की डायरी निगारिश के सामने लहराई और निगारिश ने उसकी बात पे तिल मिला के अपना माथा पीट लिया। उफ़ अल्लाह, तुम्हारे ये शेर, क्या करूं मैं इन शेरों का? दिन रात इन्हीं में चकराती रहती हूँ, बल्कि मुझे भी चकरा के रखती है। निगारिश ने खुफकी से कहते हुए उसे घूर के देखा था। दिल को बहलाती हूँ भाभी, खूबसूरत लफ्ज़ों के इजहार से दिल को सुकून रहता है। लेकिन यार कैसा सुकून? कौन सा? वो खुद तुम्हें शेर सुनाता है जिन्हें सुनकर तुम्हारे दिल को सुकून रहता है। निगारिश कभी कभी उसकी इस कदर दीवानगी पे झंझला जाती थी। भाभी, यूँ समझ ले कि वो खुद ही मुझे शेर सुनाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो ये शेर पढ़ के देख ले। उसने फिर डायरी सामने की थी और मजबूरन निगारिश को वो शेर पढ़ना पड़ा और शेर के नीचे दिलावर शाह का नाम लिखा हुआ था और साथ में टाइम और डेट भी तहरीर थी। ओह, तो इस शेर की बात कर रही हो? निगारिश ने यह डायरी पहले से पढ़ रखी थी। ये डायरी अब्दुल्ला की थी, लेकिन उसमें शेर तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी हैंड राइटिंग में तहरीर कर रखे थे।
भाभी यही शेर तो दुनिया का खूबसूरत तरीन शेर है। जरी उस शेर के लफ्ज़ों और दिलावर के नाम पे हाथ फेरती हुई बड़ी सरशारी और बड़ी चाह से बोली थी। उससे अगला शेर भी तो पढ़ो। निगारिश कहते हुए वापस किचन की तरफ पलट गई। अगला शेर वो किसका है? पढ़ो तो सही पता चल जाएगा। निगारिश ने किचन से ही जवाब दिया था और जरी ने तजस्सुस के हाथों अगला सफ़ा पलट दिया। तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिलो नज़र को बहुत आजमा के देखा है। निशाते जां की कसम तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत दिनों से तुझे हमने भुला के देखा है। जरी ने ज़ेरे लब ये शेर पढ़ा। अल्फाज वाकई दिल को छू गए थे, लेकिन शेर के नीचे लिखा नबील हयात का नाम उसके दिल को छूने वाला नहीं था। वो दिलावर शाह की दासी थी, उसकी पुजारन, उसकी जोगन थी। पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक उसके इश्क में डूबी हुई, तन में घायल, मन भी घायल। किसी और की तरफ देखती भी तो कैसे? वो तो सोती भी उसी के ख्याल से थी और के ख्वाब में वो मिलेगा, उससे मुलाकात की आस पलकों पे नींद बिठा जाती थी। उसका सोना जागना दिलावर शाह के लिए था, उसका पहनना ओढ़ना दिलावर शाह के लिए था, उसका जीना मरना दिलावर शाह के लिए था। और जब उसका सब कुछ दिलावर शाह के लिए था तो उसे दिलावर शाह के पहलू में खड़ा नबील हयात कैसे दिखाई दे सकता था? उसका नाम जरी की नज़रों में भला कैसे जच सकता था? कभी हो ही नहीं सकता था कि उसकी नज़र एक इंच भी दिलावर शाह से हटकर इधर से उधर देख ले। और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। उसने दोबारा सफ़ा पलट के नज़रें दिलावर शाह के लिखे हुए शेर पे जमा दी थीं। शेर पढ़ा तुमने? निगारिश एप्रन खोलते हुए दोबारा किचन से निकल आई। हाँ पढ़ा, लेकिन दिल को नहीं लगा, जरी ने लापरवाही से कहते हुए सर हिलाया था। निगारिश ने हैरत से उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, जिस दिल को दिलावर शाह लग जाए उसको कोई और शय लग सकती है भला? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स भाभी, ऐसा ही है। वो इतना दिल को लग गया है कि अब तो मेरा दिल भी दिलावर शाह बन गया है, बेरुख और बेनियाज। मुझसे आंखें नहीं मिलाता, बिल्कुल उसी की तरह। वही चाल चलन मेरे दिल के जैसे उसके थे। जरी बोलते हुए जैसे चमक रही थी। अपने दिल को इतना ना सर पे चढ़ाओ, पछताओगी। दिल बिगड़ जाए तो काबू करना मुश्किल हो जाता है, लगाम डालो इसे। निगारिश उसे शरारत से समझा रही थी। भाभी बहुत देर हो चुकी है, अब तो इस बेलगाम को वही लगाम डाल सकते हैं जिसके लिए बेलगाम हुआ है। वो खुद बेलगाम है, तुम्हारे दिल को भला क्या लगाम डालेगा? बेलगाम तो भाई भी बहुत थे, लेकिन दिल देखने आज कितने काबू में है। मोहतरमा, तुम्हारे भाई को काबू करने के लिए बड़ी मेहनत की है मैंने। अपना दिल, अपनी जान, अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी भर की तमाम खिदमतें उनके नाम लिखी हैं मैंने, तब जाके आज वो मेरे काबू में हुए हैं। ओह, तो इसीलिए उन्होंने ये शेर लिखा हुआ है। जरी ने तीसरा सफ़ा पलट के अब्दुल्ला का लिखा हुआ शेर सामने किया। अब उदास क्यों फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दोस्ती का दावा किया, आशिकी से क्या मतलब? मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे ग़ुलामों में। उसने बुलंद आवाज़ से शेर सुनाते हुए निगारिश को मायने खेस और शौक़ नज़रों से देखा था। अरे यार, इन तीनों दोस्तों के क्यों कच्चे चट्टे खोल रही हो? अब्दुल्ला को ये डायरी बहुत अजीज़ है, वो हमेशा अपने साथ अपने ब्रीफ केस में रखते हैं। आज न जाने कैसे टेबल पे भूल गए, लाओ मैं वापस रखा हूँ। निगारिश ने जरी को डायरी उलटने पलटने से बाज रखा। अरे रे, अब कहाँ? ये अनमोल ख़जाना मेरे पास रहेगा। जरी ने डायरी पीछे कर ली। अरे पागल हो गया? अब्दुल्ला वापस आते ही इस डायरी को तलाश करेंगे। एक बार मैंने भी ये डायरी नबील से उठाकर दराज में रखती थी, टेबल से उठा के दराज में रखती थी और उन्होंने पूरा घर उलट पुलट दिया था। निगारिश ने उसे डायरी छुपाने वाली हरकत से रोकना चाहा, लेकिन वो भी जरी थी दीवानगी की हद तक दीवानी। दिलावर शाह के हाथों से लिखे हुए अल्फाज को वो इतनी आसानी से किसी और को नहीं सौंप सकती थी, चाहे वो उसका सगा भाई अब्दुल्ला ही क्यों ना होता, क्योंकि उस डायरी में लिखे हुए अल्फाज ऐसे थे जिनसे उस शख्स के इजहार झलक रहे थे और वो तीसरे सफ़े पे लिखे उसके इजहार को दिल की गहराइयों से पढ़ना चाहती थी और महसूस करना चाहती थी। आई एम सॉरी भाभी, आज से मैं चोर भी बन गई। जरी, उसने घूर के देखा। प्लीज़, अब्दुल्ला को पता चल जाएगा यार, उन्हें पता है कि आजकल तुम ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए स्टडी में जाती हो। तो कोई बात नहीं, आप कह दीजिएगा कि मैं अब स्टडी में नहीं जाती। उफ खुदाया, निगारिश ने सर थाम लिया। थैंक यू, जरी मुस्कुराकर कहती हुई पलट की। मैं शिकायत करूंगी अब्दुल्ला से कि ये अपने पेपर्स की तैयारी नहीं करी, बल्कि आजकल के दिनों में भी पोइट्री पढ़ने में मसरूफ़ है। ओके, कर दीजिएगा शिकायत, मैं वाकई कर दूंगी, आप वाकई कर दीजिएगा। जरी हंसते हुए अपने बेडरूम में चली आई।
वो शिकस्ता से अंदाज में रॉकिंग चेयर पे झूलते हुए मुसलसल छत को घूरा था। उसकी आंखें रात भर की जागने की वजह से बोझल और सुर्ख हो रही थी। सर था कि सोचों के अजाब से फटा जा रहा था और दिलो दिमाग पे एक अजीब सा बोझ मुसल्लत हो चुका था। उलझन और परेशानी ऐसी थी कि सुलझाई नहीं सुलझ रही थी, कोई हल नहीं मिल रहा था। उस आग और अजाब में अकेला ही भटक रहा था कि अचानक उसका सेल बजने लगा। इत्तफाकन सेल उसके हाथ में ही दबा हुआ था। जब भी उसने थके थके से अंदाज में सेल स्क्रीन अपने सामने की, स्क्रीन पे दिल कॉलिंग के लफ्ज़ जगमगा रहे थे। दिलावर शाह की कॉल थी, लेकिन नबील हयात में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे बात करता, क्योंकि अगर वो उससे बात करता तो सारी बात बतानी पड़ती। नबील को नज़रअंदाजी से उसकी एक कॉल मिस्ड हो चुकी और वो 2 सेकंड के वक्फे से ही दोबारा सेल बजने लगा। नबील को ये भी पता था कि अगर अब भी कॉल पिक ना की तो वो परेशान हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि घर के नंबर पे फ़ोन खड़का दे। इसलिए बेहतर था कि वो खुद ही कॉल रिसीव कर लेता। हेलो, उसने बामुश्किल हेलो कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील बोलने की फॉर्मेलिटी निभा रहा था। कहाँ हो? घर पे। तो फिर कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? हिम्मत नहीं थी। हिम्मत? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ठीक तो हो? हमारे घर में कभी कुछ ठीक भी हुआ है? क्या बात है नबील, क्या हुआ है? क्या कोई मसला हो गया है? हाँ, किसी की इज्जत और गैरत से बड़ा मसला और क्या हो सकता है भला? बस यूँ समझ लो कि मैं भी इसी सूली पे चढ़ा हुआ हूँ, बेगैरती के खून पी रहा हूँ, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं खुद को गोली मार दूँ। नबील जिस अजियत से 2-4 था, ये सिर्फ वही जानता था। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मदिया ने कुछ कहा है? मदिया कहेगी तो तब जब घर पे होगी। मदिया घर पे नहीं है? क्या मतलब है? कहाँ है वो? नबील की शिकस्त उसके लहजे से आया हो रही थी। वो बहुत बिखरा हुआ लग रहा था। नबील, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है? मदिया कहाँ है? मैं ठीक कह रहा हूँ दिलावरे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो सुबह से घर से निकली हुई है और अभी तक घर नहीं आई। मगर क्यों नहीं आई? वो चाहती है कि मैं बाबा को घर से निकाल दूँ। व्हाट? किस लिए? दिलावर को हैरत के झटके लग रहे थे। इसलिए कि उसे बाबा से नफरत है, वो उन्हें नापसंद करती है। वो इस घर में रहेंगे तो वो नहीं रहेगी और इसी जिद पे अड़ी हुई है। और वो अकेली लड़की गाड़ी लेकर सुबह से घर से निकली हुई है। तो तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या बताता तुम्हें ये कि मेरी बहन की सरकशी देखो या मेरे बाप की आयाशी देखो। इतने महीने बाहर आयाशी करते हैं और जब थक जाते हैं तो थकन उतारने घर आ जाते हैं। और सालों उनका इंतज़ार करने वाली मेरी माँ शिकायत का लफ्ज़ ज़ुबान पे लाए बगैर उनकी खिदमत में लग जाती है। सिर्फ इसी बात पे खुश हो जाती है कि वो घर तो आए हैं ना, और मैं उन्हें पकड़ के घर से निकाल दूँ। क्या ऐसा करना मुझे ज़ेब देता है? क्या मेरी माँ ये सब सह पाएगी? तो फिर तुम बताओ यार, मैं क्या करूँ? बहन को घर लेकर आऊँ या बाप को घर से निकालूं? नबील दुख से कहता चला गया और उसकी बात सुन के दिलावर भी खामोश हो गया था। बेबसी की इंतहा पे खड़ा नबील हयात ठीक ही तो कह रहा था, वो क्या कर सकता था आखिर? दिलावर ने जवाबन कुछ भी कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया था। उसे उस वक्त मदिया पे गुस्सा था और गुस्सा भी गज़ब का था। हुर्मत, मैंने कह दिया ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, मगर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कोमल की तेज़ और तल्ख आवाज़ पे वो अंदर दाखिल होते हुए दहलीज पे ही ठहर गया, लेकिन कोमल और हुर्मत उसे देख चुकी थी। भाई आप आइए ना, रुक क्योंगे? क्या मसला है? कौन कहाँ नहीं जा रहा? आजिर की गहरी खोजती हुई नजरें कोमल पे जमी हुई थी। वो भाई दरअसल कोमल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। हुर्मत ने कोमल का भरम रखते हुए बहाना किया था। तो कोई बात नहीं, जब इनकी तबीयत ठीक होगी तब चले जाएंगे, अभी प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। आजिर ने लापरवाही से कहते हुए कंधे उचकाए। ये कैसे हो सकता है? कोमल ने चौंक के देखा था कि क्या वो उसकी खातिर उसका एहसास कर रहा था या फिर उसे कुछ जिता रहा था। क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी सबको मना कर देता हूँ, हमारे लिए आप अहम है, ये प्रोग्राम नहीं। आजिर ने वापस कदम मोड़े, लेकिन कोमल ने तेजी से उसे रोका। लेकिन सबको अच्छा नहीं लगेगा, सबकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आपको तो अच्छा लगेगा ना, आपकी तबीयत जो ख़राब है। नहीं, मेरी वजह से सबका प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? जाना चाहिए सबको, कोमल ने कहते हुए चेहरा झुका लिया। सब में आप भी तो शामिल होती हैं। मगर मेरी तबीयत, डॉक्टर को बुला लेते हैं। और वैसे भी अभी तो पूरी रात और पूरा दिन हम लोग घर पे ही हैं, कल सुबह निकलना है हमने, तब तक यकीनन आप ठीक हो जाएंगी। आजिर बड़े सुकून से उसे तसल्ली दे रहा था और कोमल जुज़्बुज़ होगी। क्या ख्याल है आपका? कल तक तबीयत ठीक हो जाएगी ना आपकी? आजिर कहते हुए उसे अब भी गहरी नज़रों से देख रहा था और कोमल ने इस बात में सर हिला दिया था। हुर्मत खांसते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा कर रुख मोड़ गई थी। गुड, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए, अल्लाह हाफिज़। वो कह के वहाँ से चला गया और पीछे हुर्मत को हंसी का दौरा पड़ गया। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों दांत निकाल रही हो? कोमल अंदर से हुज्जल तो हो चुकी थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बन की। वाह मोहतरमा वाह, मेरे सामने कैसे गुस्से से अकड़ अकड़ कर बात कर रही थी और उनके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गई। उन्हें भी इनकार करती ना, मैं नहीं जाऊंगी। हुर्मत ने घूर के कहा।
कैसे इनकार करती, पहली बार तो उन्होंने कुछ कहा है, अब जाना तो पड़ेगा ना। कोमल ने मासूम बन के कहा। अरे भाई, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? चौदत उनकी बात सुनते हुए अंदर आ गया। हम नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज? कौन कौन जा रहा है? तमाम यंग पार्टी। मतलब कि मैं भी? आप घर पे होंगे तो जाएंगे ना? वो खुफकी से बोली। अरे यार आहिस्ता बोलो, क्यों मरवाना चाहती हो? चौदत ने हुर्मत को चपत लगाते हुए चुप रहने का इशारा किया। तो अच्छा है ना, आपकी क्लास होनी चाहिए, आखिर रात भर आप कहाँ रहते हैं? रात को भी आप घर पे नहीं थे, इसीलिए आपको हमारे इस प्रोग्राम की खबर नहीं है। हुर्मत फिर भी चुप नहीं हुई थी। कोमल आपा, चौदत ने कोमल को मदद तलब नज़रों से देखा। कोमल आपा की तो खुद क्लास लगने वाली है, आप बस अपनी खैर मनाए। हुर्मत ने जिस अंदाज से कहा था, कोमल एकदम खिलखिला के हंस पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुसन के चमन में आज तो बड़े शगुफे फूट रहे हैं, क्या माजरा हो गया है आज? चौदत ने ज़ोमाइनी लहजे में कहा। उफ, तुम सब बहन भाई एक से बढ़ के एक हो। कोमल ने कानों को हाथ लगाए, जिस पे वो दोनों ही हंस पड़े थे, और कुछ देर बाद वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। अब तो कोमल भी अपनी तैयारी पूरे जोशो खरोश से कर रही थी और बाकी सब लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी।